तो अभी तक लास्ट सेशन तक हमने ये देखा था कि ये केमिकल्स क्या होते हैं और हम कैसे जान पाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसके साइंस एंड या सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने देखी थी कि किस तरीके से हो सकता है गैस इवॉल्व हो रही हो, कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो, कलर या टेम्परेचर में फर्क आ रहा हो। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। आज हमें यहाँ से डिस्कस करना शुरू करना है कि 4 मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और इनको एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन आता है जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके एक चीज बना रहे हो। जैसे कि एग्जांपल, मैग्नीशियम मेटल को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके एक चीज बनाएंगे। तो पहले इस चीज का हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो मैग्नीशियम इस तरीके का थोड़ा सा सिल्वर मेटालिक सा हमें ये एलिमेंट नजर आता है, और जब हम इसको जलाते हैं तो ये डैजलिंग व्हाइट फ्लेम में जलता है। ये जो चीज है इसको हम कहेंगे डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। और ये जो गैस निकल रही है इससे, इसको थोड़ा सा खुद से दूर रखना है। जब भी आप कभी ये चीज करें, एक इसकी रोशनी को भी थोड़ा सा दूर रखना है अपनी आंखों से, और इस गैस को भी खुद से थोड़ा दूर रखना है। तो ऐसा ग्रे कलर का पाउडर बन के सामने आता है जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 चीजें मिलके एक चीज बना रहे हैं जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 चीजें मिलके एक चीज बनती हैं। तो ये हमने एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा। अब दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। एक और रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, हम क्विक लाइम को या जो चूना जिसको चीज को कह लीजिए, उसको हम पानी में डालते हैं। तो हम चूने को पानी में डालते हैं तो ये मिल के बनता है स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 चीजें मिला के एक चीज बना, जिसको हम आसान भाषा में स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इस रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप थोड़ी देर में ये देख पाएंगे कि इससे बबल्स निकलने लग जाते हैं इस पानी से, और ये पानी बिल्कुल गर्म सा हो जाता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो क्विक लाइम प्लस वाटर, स्लेक्ड लाइम। चूने को पानी में डाला, ठीक है। ये यहाँ से लाइम साइकिल आती है। लाइम साइकिल हम बाद में देखेंगे, जब ये चैप्टर हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो हम ये लाइम साइकिल देखेंगे, क्योंकि लाइम साइकिल आपको कई जगहों पे काम आएगी आगे। लेकिन फिलहाल अभी इसको अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमने देखना शुरू किया, पहला टाइप ऑफ रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके एक चीज बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 चीजें मिलके एक चीज बना रही हैं। ये जो क्विक लाइम हमने देखा, क्विक लाइम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से और भी कई सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ तो बनता है अमोनिया। 2 चीजें मिलके एक चीज बना रही हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो बनाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। CO3 वाला ग्रुप, इसको कहेंगे कार्बोनेट। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और एक ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कि 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके एक चीज बना रहे हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि इसको देखना शुरू करते हैं। आयरन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म रस्ट। जो जंग लगता है तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मॉइस्चर के प्रेजेंस में बनाता है आयरन ऑक्साइड। इस चीज को रस्ट कहेंगे या जंग जिसे कहेंगे। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है वाटर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से आप और भी रिएक्शंस देख सकते हैं। ये जैसे हो गया इथीन प्लस ब्रोमीन, ये ब्रोमो इथीन बन गया। इसी तरीके से सल्फर
ट्राइऑक्साइड हाइड्रोजन में मिल गया तो ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद ये वाला रिएक्शन तो हमने देखा ही, तो ये सब एग्जांपल्स हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपके बुक में दिए हैं, तो जैसे आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा आयरन सल्फाइड, और ये रिएक्शन हमने देखा ही है स्लेग्ड लाइम। और अमोनिया रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बनाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, और ये मेन रिएक्शंस आपको कई बार रिपीट होते नजर आएंगे। तो ये सब मेन रिएक्शंस तो कम से कम बेसिक तौर पे याद होने चाहिए, और यूज होते होते याद हो भी जाएंगे वैसे, अगर आप टच में रहेंगे। कुछ और इसके अंदर की चीजें, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सवाल जवाब कर रहे होंगे, तो एक्सरसाइजेस के टाइम में फिर ये एडिशनल पॉइंट्स भी आते जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और यहां से आप ये भी चीज देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस कंबस्टिबल हैं, कि इनमें आग लगती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों कंबस्टिबल गैसेस के मिलने से जो चीज बनती है, जो कंपाउंड, ये है वाटर, जो आग को बुझा देता है। तो कंपाउंड, अगर आपको 9th क्लास की चीजें याद हो, तो कंपाउंड जो बनता है उसके प्रॉपर्टीज इसके रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और ये एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जितनी चीजें या जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बनेंगे। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा यहां वैलिड रहेगा। तो जैसे कि एग्जांपल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं, तो यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिल रहे हैं, या 1 मॉलिक्यूल कह लीजिए। और यही सेम सिनारियो यहां पे भी रहेगा वाटर में, कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 4, तो टोटल मिला के वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स में ये सब अरेंज्ड हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका यूज हम करेंगे इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, कि ऐसा नहीं होता है कि कोई चीजें रिएक्ट करी और कुछ प्रोडक्ट बना और बीच में से कुछ गायब हो गया। तो गायब कुछ नहीं होगा, कोई भी चीज है वो किसी अलग फॉर्म में जरूर आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। और ये हो सकता है कि थोड़ा सा मास यहां से गायब हो जाए, वो एनर्जी के फॉर्म में निकले, तो जैसा न्यूक्लियर एनर्जी में होता है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये पहला टाइप का रिएक्शन जो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या जिसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये सिंथेसिस रिएक्शन हमने कई सारे देख लिए, और इसके बाद अब अगला टाइप ऑफ रिएक्शन आता है जिसको कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोज होने का मतलब ये होता है कि कोई एक चीज टूट के कई सारी चीजों में बिखर जाए, डीकंपोज हो जाना। तो डीकंपोजिशन, यहीं से ये वर्ड आया है डीकंपोजिशन रिएक्शन, की कोई एक चीज टूटती है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक होती है। तो जैसे कि एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड टूटता है कार्बन और ऑक्सीजन में। इसी तरीके से ये जो हमने स्लेग्ड लाइम देखा था, ये स्लेग्ड लाइम को जब हम गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये डीकंपोज हो जाता है। तो इसी तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल्स हैं। इस चीज को कुछ एक रिएक्शन हम देखते भी हैं। तो जैसे एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड, और साथ में गैस निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये फेरस सल्फेट, और हम थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का था ये, और जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि ब्राउन कलर का हो जाएगा और गैस निकलेगी इससे सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो ब्राउन कलर का हो गया, ये है आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, और ये जो गैस निकली ये है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों टाइप के गैसेस इससे निकलेंगे, और ये ब्राउन कलर का हो गया। तो यानी कि एक चीज टूटी है 3 चीजों में। तो ये एक एग्जाम्पल है डीकंपोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसके कई सारे और भी एग्जाम्पल्स हमें जैसे नजर आते हैं।
फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये फेरिक का मतलब कि आयरन अपने +3 वाले वैलेंसी में है। तो फेरिक ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। इसके बाद मतलब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड को, इसके बाद वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। इस चीज को भी हम देख लेते हैं। तो जैसे पहला तो ये दूसरा डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देखते हैं। हम लेड नाइट्रेट, इसको जब हम हीट करते हैं, तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये कलरलेस लेड नाइट्रेट था, जो कि चेंज हो जाएगा थोड़ा येलो कलर में, येलो कलर का लेड ऑक्साइड बनाएगा और गैस भी निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद डीकंपोजिशन का एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसका यही सेंस कि हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, और वाटर में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये टूटेंगे और हाइड्रोजन जो है, जो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमें नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन रिलीज होते नजर आएगी और पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें ऑक्सीजन रिलीज होती नजर आएगी। और इसी चीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और ये इलेक्ट्रोलिसिस की पूरा जो प्रोसेस है, ये हम क्लास 8th में चैप्टर आया था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ये हम डिटेल में देख भी चुके हैं कई सारी चीजों में, और आगे भी हम देखते रहेंगे। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जैसा है, हम बैटरी है, बैटरी में ही इस तरीके से पिन लगा देते हैं और इस पे पानी भर देते हैं, तो ये पिन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के जैसा काम करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहां पे बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, और इन बबल्स को हम कैप्चर करेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के सेंस में। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन मिलतेगी, एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और ये सिर्फ पानी के साथ नहीं है, हम इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सॉल्यूशन में अगर पास करेंगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, ये भी चीज एक नोटिस करने वाली है कि हम वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन बनेगा, एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन। तो हम यहां देखते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में कम गैस बनी है और एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस बनी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है? कोई गेस करें, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस है, एक टेस्ट ट्यूब में कम है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, बबल्स का फॉर्मेशन, अभी तक आंसर आया नहीं किसी का, तो इस चीज को समझिएगा। हम जब वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन जो निकल रहा है, ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल निकल रहा है। इसी वजह से हाइड्रोजन जो गैस इकट्ठा हो रही है, ये ज्यादा इकट्ठा हो रही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन है, इसका 2 गुना हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है। ठीक है, इस वजह से हाइड्रोजन ज्यादा कलेक्ट हो रही है, ऑक्सीजन कम कलेक्ट हो रही है। और ये सवाल इनफैक्ट पूछा भी जा सकता है कभी भी कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब में गैस ज्यादा क्यों होती है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में कम क्यों होती है। और पहचानने के लिए भी आ सकता है कि अच्छा, जो टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस कलेक्ट हो रही है, ये कौन सी गैस है।
तो आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस है जो ज्यादा कलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन ये हमने देखा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड, ये जब इस पे लाइट पड़ती है, ये H न्यू का मतलब है लाइट, फोटॉन्स। तो जब लाइट पड़ती है तो लाइट के चलते एनर्जी जब आती है तो भी ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर एंड ब्रोमीन में। इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड, ये डीकंपोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो ये सब एग्जांपल्स हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के। कुछ और एग्जांपल्स, जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो ये डीकंपोज होगा जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। एंड कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ये जो हमने अभी वीडियो दिखाया था जिसमें आयरन सल्फेट हमने दिखाया था, फेरस सल्फेट, तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट, इसको जब हम गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में गैसेस निकलेंगी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक चीज डीकंपोज हो रही है तीन चीजों में, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। इसी तरीके से लेड नाइट्रेट, सफेद कलर का लेड नाइट्रेट, इसको जब हम गर्म करेंगे, इसमें हीट आएगी तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटेगा, ये टूटेगा लेड ऑक्साइड में और गैसेस रिलीज होंगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो व्हाइट कलर की चीज गर्म करने पे ऐसा येलो कलर की हो जाएगी, जो हमने अभी वीडियो में देखा भी था। लेड नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा लेड मोनोऑक्साइड में और ऐसे रेड ब्राउन गैस निकलेगी, रेड ब्राउन गैस, जो कि आ रहा है कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो क्लियर है ये अभी तक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो सकता है कि हम किसी चीज में हीट प्रोवाइड करें तब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाए, हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कराएं तब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाए, और हो सकता है कि हम लाइट किसी चीज में डालें तो लाइट की वजह से वो टूट जाए। तो लाइट का हम एग्जाम्पल देते हैं, ये वाला एग्जाम्पल है डीकंपोजिशन बाय लाइट। तो सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर एंड क्लोरीन, तो ऐसा ये कलरलेस जैसी चीज है और हम इसको सनलाइट में रखते हैं और थोड़ी देर के अंदर ही ये सनलाइट से जो एनर्जी है फोटॉन्स की, ये उसको कैप्चर कर लेगा और आपको ये सिल्वर कलर का कलर दिखाई देने लग जाएगा। जो सफेद था वो सफेद अब ऐसा सिल्वर सिल्वर सा आपको दिखाई देने लग जाएगा। और क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड कन्वर्ट हो गया है सिल्वर में एंड क्लोरीन गैस रिलीज हुई है। ठीक है, तो यहां तक अभी क्लियर है? कोई डाउट अभी तक, कोई सवाल? ये है सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस। सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि NaCl एक्वस फॉर्म में वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, Na+ एंड Cl-। इसी में जब हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो Na+ जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड Cl- जो है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हम ये पाएंगे कि हम सॉल्ट सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड से, तो एक तरफ सोडियम जो है वो डिपॉजिट होते चले जाता है और दूसरे इलेक्ट्रोड से ये क्लोरीन गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है। और ये इलेक्ट्रोलिसिस की पूरा प्रक्रिया हम वैसे देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और आगे भी जब आएगा तो इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ डीकंपोजिशन, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का है, इसको सनलाइट में हमने रखा
ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में चेंज हुआ और ये सिल्वर की वजह से ग्रे कलर का हो गया, जो अभी हमने सनलाइट वाला एक्सपेरिमेंट देखा। और यही चीज मोर और लेस यहां पे भी होती है सिल्वर ब्रोमाइड में। सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप लाइट से एक्सपोज करते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है, और इसी चीज का इस्तेमाल होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड यूज होता था, तो सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड में जब लाइट पड़ेगी तो सिल्वर जहां जहां पे भी है वो वेरिंग डिग्री में कन्वर्ट होगा सिल्वर मतलब एलिमेंट में, वेरिंग डिग्री में। और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ओवरऑल जो प्रिंट आएगा उसमें कुछ जगहें थोड़ा ज्यादा सफेद होंगी, कुछ जगह थोड़ा कम सफेद होंगी, ग्रे के अलग अलग शेड्स आएंगे, तो आपको टोटल देखा जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जैसी नजर आएगी। तो ये रहे डीकंपोजिशन रिएक्शंस। और डीकंपोजिशन रिएक्शंस को भी हम बेसिकली 3 टाइप से हम देख सकते हैं कि पहला है थर्मल डीकंपोजिशन, यहां पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में हम हीट प्रोवाइड करेंगे तब ये डीकंपोज होगा। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे जैसे कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। और तीसरा है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक ये सनलाइट वाला है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड में जब सनलाइट पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये ओजोन, ये भी ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद ये चीज आती है यूजेस ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखा, ये एक बहुत बड़ा यूज है डीकंपोजिशन रिएक्शंस का, क्योंकि इस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज हम कर सकते हैं प्योर मेटल्स को निकालने के लिए। अब प्योर मेटल्स को हम कैसे निकालते हैं, ये वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में, मतलब लास्ट ये वाला सेशन नहीं, लास्ट जो क्लास 8th वाला सेशन था उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में। और आगे भी हम इस चीज को दिखाएंगे कि कैसे हम प्योर मेटल्स निकालते हैं। लेकिन और इस तरीके से आप समझ जाइए कि जो भी चीज यहां पे कलेक्ट होगी वो प्योर फॉर्म में आएगी। तो ये इसके यूजेस हैं। तो पहला यूज, टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ऑक्साइड्स या क्लोराइड्स या सल्फाइड्स। तो अब जैसे कॉपर सल्फाइड है या कॉपर कुछ भी चीज है, आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो कॉपर जो प्लस है वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो कैथोड में जमा होगा, तो प्योर कॉपर वहां से निकलेगा। और अभी हम जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे तो भी हम देखेंगे। इसके अलावा क्विक लाइम बनाने के लिए, सीमेंट या दूसरी चीजों के लिए, वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। एसिड इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए, ये भी डीकंपोजिशन का एक एग्जांपल है। टू ऑब्टेन हाइड्रोजन विच इज यूजुअली बाउंड इन कंपाउंड्स। इसके अलावा अलग अलग सैंपल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये सब अलग अलग यूजेस हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के। तो ये आयंस हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस, कुछ नेगेटिव आयंस, और याद होने चाहिए ये सब। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस करेंगे, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो और ज्यादा इन चीजों का यूज होता जाएगा, और यूज होता जाएगा तो आहिस्ते आहिस्ते याद भी होती चली जाएंगी। ठीक है, अभी तक सब क्लियर है? अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शंस देखने से शुरू करते हैं। तो आयरन इन कॉपर सल्फेट, तो जरा देखते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन जब हम डालते हैं तो क्या होता है। तो ये रहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, थोड़ा ब्लू ग्रीन कलर का ऐसा होता है कॉपर सल्फेट। और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डालेंगे लोहे की ये कील। तो ये हमने डाल दिया, और थोड़े टाइम में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो लोहे की कील है इसके ऊपर
कॉपर जमा होना शुरू हो जा रहा है। और ये कील अगर हम रखे रहें थोड़े लंबे टाइम तक, तो हम ये देखेंगे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग चेंज हो गया है। ये अचानक से नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके बाद हम देखेंगे ये जो कील है इसमें कॉपर जमा हो गया। ये लोहे की कील है और ये जो जमा है कॉपर जमा है। अच्छा, ये कॉपर आया कहां से? ये कॉपर आया इस सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। जो कॉपर है वो जमा हो गया इस कील में, और इस कील का जो आयरन था वो आयरन घुल गया है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो यानी कि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो इस चीज को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि आयरन ने, इस कील के लोहे ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, इस चीज को देखिए। आयरन जब मिला कॉपर सल्फेट में, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। तो ये बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर अलग निकल गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये जो कॉपर निकला है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, प्योर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हम जिंक को डालते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अभी तक हमने आयरन को डाला था, अब जिंक को डालते हैं कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। तो ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं। इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में हम डालेंगे जिंक, और जिंक निकाला जा रहा है बैटरी से। तो बैटरी में जिंक यूज होता है। तो ये जिंक, और इस जिंक को हम डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने एक जार में ले लिया और इसमें हम डाल लेंगे जिंक। अब जिंक जो है वो कहीं ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर के मुकाबले। तो जिंक भी वही काम करेगा जो आयरन ने किया था। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो जब कॉपर अलग हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थोड़ा सा फेड हो जाएगा, उसका रंग थोड़ा सा मध्यम पड़ जाएगा, और कॉपर, जो प्योर एलिमेंट कॉपर हमें है, वो नीचे इस तरीके से हमें नजर आने लगेगा। तो ये कॉपर जमा हो रहा है, ये देखिए, ये सब कॉपर है। और हम इसको फिल्टर आउट कर रहे हैं यहां पे, तो ये प्योर कॉपर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को देखते हैं। हमने कॉपर सल्फेट में डाला जिंक, तो कॉपर सल्फेट में हमने डाला जिंक। तो क्योंकि जिंक कॉपर के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बन जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा बाहर। और जब हम अभी इसका हाफ इक्वेशंस और इसके ये सब भी देखेंगे, पहले फिलहाल हम इसका आगे की थ्योरी देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉपर को हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट में। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में हम डालेंगे कॉपर का ये जो हेलिकल ये जो वायर है। तो टाइम लगेगा,
तो ये टाइम लैप्स है, काफी घंटे बाद का टाइम लैप्स। तो धीमे धीमे रिएक्शन चलते जाएगा और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमने सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर डाला, तो क्योंकि कॉपर सिल्वर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा और ये सिल्वर जो है इस सॉल्यूशन से बाहर आके जमा होने लग जाएगा इसके ऊपर, वायर के ऊपर। तो यानी कि कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। अब क्योंकि कॉपर सॉल्यूशन से बाहर आके इस पे चिपकता जा रहा है, तो इस वजह से ये जो कॉपर है, ये इसका सॉल्यूशन का रंग भी चेंज हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चीज, कॉपर को हमने डाला सिल्वर नाइट्रेट में, तो कॉपर क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, ये सिल्वर को हटा देगा और ये नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर अलग हो गया। और ये जो अलग सिल्वर हो गया, ये इस कॉपर वायर के ऊपर जमा हो जाएगा। ठीक है। एंड क्योंकि कॉपर चला गया है सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन थोड़ा सा ब्लू कलर का हो गया है, जो सॉल्यूशन पहले थोड़ा कलरलेस जैसा था। ठीक है, ये क्लियर है ये सब चीजें। तो हमने 3 अलग अलग एग्जांपल्स देखे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। और इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल दूसरे किसी मेटल को रिप्लेस कर सकता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं ये मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे आप जाते जाएंगे मेटल्स का रिएक्टिविटी लेवल कम होता जाएगा। तो ये नीचे वाले मेटल्स या जो भी हैं, ये कम रिएक्टिव हैं। तो इसके सेंस में आप ये समझ पाएंगे कि जो भी मेटल ऊपर है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल देखा, यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें इस चीज को, तो कॉपर रहा ये, और हमने पहले केस में कॉपर सल्फेट में डाला था आयरन। तो क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। जिंक जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक भी कॉपर को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सिल्वर डाल दें, तो क्योंकि सिल्वर जो है वो कॉपर के मुकाबले कम रिएक्टिव है, तो सिल्वर कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो वही चीज है कि जिस मेटल की ताकत ज्यादा है, रिएक्टिविटी लेवल ज्यादा है, और इस चीज को समझने की आप कोशिश करिएगा, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं इनके अंदर ये वाली फितरत ज्यादा है कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ले जाओ। इनके अंदर ये वाली फितरत ज्यादा है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दें। तो इसके चलते जब हम आयरन को डालते हैं कॉपर सल्फेट में, तो आयरन अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पकड़ा देता है कॉपर को, और कॉपर हो जाता है रिड्यूस, और कॉपर अलग हो जाता है, और आयरन जुड़ जाता है सल्फेट के साथ। तो जिस एलिमेंट की या जिस मेटल की फितरत ये वाली ज्यादा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले जाओ, ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो दूसरे मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा। तो इसी तरीके से लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये नीचे वालों को रिप्लेस कर देगा। ये अब जैसे एल्यूमिनियम है, ये और नीचे वालों को रिप्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाले मेटल ऊपर वाले मेटल्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो यहीं से कई सारे सवाल बनेंगे कि अगर हम इस सॉल्यूशन में ये मेटल डाल दें तो क्या होगा। तो अगर जो मेटल डाला है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर देगा, और अगर किसी भी सॉल्यूशन में आपने कम रिएक्टिव वाला मेटल डाल दिया तो नो रिएक्शन। तो कई ऐसी जगहें आएंगी कि ऐसा ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो नो रिएक्शन।
तो ये आपको देखने वाली बात होगी कि किस चीज में क्या डाला जा रहा है, लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और मेटल्स की ये रिएक्टिविटी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, फिर कम रिएक्टिव, फिर और कम रिएक्टिव। इस चीज को आप यहां से भी देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं ये पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। ये शुरुआती मेटल्स जो हैं ये सिर्फ प्लेन वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। नीचे वाले जो मेटल्स हैं ये प्लेन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। एसिड, डाइल्यूट एसिड्स के साथ ये वाले मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ तो खैर इधर ये वाले सारे कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सीरीज समझ सकते हैं और ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, और याद करने का ये एक थोड़ा सा तरीका भी है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इस तरीके से आप एक बेसिक लेवल की लिस्ट याद कर सकते हैं। और जब आप सवाल करेंगे, आप सवाल किया, जब अभी हम एक्सरसाइजेस, जब आगे के लेक्चर्स में एक्सरसाइजेस करेंगे तो फिर ये सब याद होता चला जाएगा। और ये एक्सटेंडेड सीरीज है, ठीक है। और ये सिर्फ मेटल्स के बीच बीच में हाइड्रोजन भी, जैसे एक नॉन मेटल है वो आया है, इसका भी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन है यहां पे। और अभी जब एक्सरसाइजेस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर ये सब चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो वही जो चीज मैंने बताई, ब्रोमीन को अगर हम डाल दें पोटेशियम क्लोराइड में तो नो रिएक्शन। ब्रोमीन को डाल दें पोटेशियम ब्रोमाइड में, नो रिएक्शन। आयोडीन को डाल दे पोटेशियम ब्रोमाइड में तो आयोडीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयोडीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज यहां बहुत काम आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। तो कुछ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये रहे। पोटेशियम को जब हम वाटर में डालते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन अलग हो गया। मैग्नीशियम को जब आप डालेंगे कॉपर नाइट्रेट में तो मैग्नीशियम कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर को पकड़ा देगा और कॉपर न्यूट्रल एटम बन जाएगा, तो चुपचाप बाहर निकल जाएगा एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा। जिंक को जब आप डालेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड में तो जिंक हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिंक क्लोराइड बना देगा, हाइड्रोजन अलग हो गया। क्लोरीन को जब आप डालेंगे कैल्शियम आयोडाइड में तो क्योंकि क्लोरीन आयोडीन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन आयोडीन को हटा देगा, बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड और आयोडीन अलग हो जाएगा। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो कैटायन रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, एनायन रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम एक्सरसाइजेस करते वक्त, सवाल जवाब करते वक्त देखेंगे। अभी सिंपल आप ये समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। जैसे जिंक कॉपर सल्फेट में हमने जिंक डाल दिया तो जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को, तो बनाएगा जिंक सल्फेट, एंड जो सोल्यूशन का कॉपर है वो जमा हो जाएगा इस रॉड के ऊपर। तो इसके चलते कॉपर जमा हो जाएगा रॉड के ऊपर, और ये कॉपर आया कहां से? इस सोल्यूशन से आया, तो इस सोल्यूशन का रंग फेड हो जाएगा। और हो वही रहा है एक्चुअली, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पकड़ा दे रहा है कॉपर को, तो कॉपर हो जा रहा है रिड्यूस और जिंक 2+ फॉर्म में आ गया और वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम को हम कॉपर क्लोराइड में डालेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर हम सिल्वर को डाल दें तो सिल्वर मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो सिल्वर अपने इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम को नहीं पकड़ा पाएगा, तो नो रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, तो आप ये मेक आउट कर लेंगे कि कहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और कहां पे नो रिएक्शन होगा। ठीक है, और अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, बस यहां फर्क बस इतना है कि यहां पे दोनों जो चीजें हैं ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं, तो यहां पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जैसे कि एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट को आप मिलाएंगे NaCl सॉल्ट के साथ,
तो ये बनाएगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो जैसे इसका ये है K प्लस Br माइनस, तो इसका K प्लस जुड़ जाएगा NO3 माइनस के साथ और Br माइनस जुड़ जाएगा Ag प्लस के साथ। तो ये दोनों के दोनों आपस में एक्सचेंज कर ले रहे हैं अपने, कह लीजिए जो पार्टनर्स हैं, जो भी कह लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड NaOH, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इधर इस OH के साथ और Na प्लस जुड़ जाएगा Cl माइनस के साथ। तो ये आप देख पाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और ये वाला रिएक्शन हम देख चुके हैं, वैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आता है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा यहां पे। तो सोडियम सल्फेट जो कि कलरलेस था, इसमें हमने बेरियम क्लोराइड मिलाया, ये भी कलरलेस था, और दोनों के दोनों ने मिलके बनाया NaCl सॉल्यूशन। ये तो कलरलेस था, लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट बना ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, जो कि नीचे इकट्ठा हो जाएगा तो हमें दिखेगा कि प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गए। तो हमने चारों तरह के रिएक्शंस देख लिए हैं इस चैप्टर के अभी तक, और अब छोटा सा पोर्शन एक बचा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कि ये होता क्या है, वैसे बेसिक लेवल पे ये कोई नई चीज नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम पहले भी केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। दोबारा से इस चीज को देखेंगे और फिर इसके बाद ये बस थोड़ा सा बचेगा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन और ये सब, और यहां से चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, और फिर यहां से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम अगला चैप्टर उठाएंगे जो कि होगा एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर में एक थ्योरी का लेक्चर और होगा, जिस थ्योरी लेक्चर में हम ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही कंप्लीट कर लेंगे इस, और फिर क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। और फिर एक और लेक्चर होगा जिसमें हम सारे इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कैटायंस एनायंस की ये लिस्ट को याद करेंगे, और फिर इसके बाद हम एसिड बेसिस उठाएंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक सब क्लियर है? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है, कहना है, एनीथिंग? थोड़ी बहुत चीजें ये जरूर याद रखनी होंगी कि कौन सा कंपाउंड किस कलर का है, क्योंकि जब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो उसमें ये वाली चीजें जरूर आएंगी कि येलो कलर का पाउडर बनता है और ऐसा है वैसा है। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत आपको याद हो तो बेटर रहेगा आपको एक्सरसाइजेस करने में। ठीक है, तो आज एंड करते हैं सेशन आज का। और जब ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस ये सब हो जाएगा, उसके बाद फिर हम हिस्ट्री का पोर्शन उठाएंगे, हिस्ट्री का एक चैप्टर करीब करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे साइंस में। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं। थैंक यू।